बात है दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने YouTube फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि सेफ्टी एवं हेल्थ, सुरक्षा चिन्ह, अग्नि और आग, अग्निशामक यंत्र और फायरवेस और ITI के आज हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वास विधि की, अर्थात आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। अर्थात प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, जिसकी विधियां निम्न प्रकार से होती हैं। प्रथम विधि मूर्छित व्यक्ति को उल्टा लटाकर। दोस्तों, बात करते हैं अब द्वितीय विधि के बारे में, जो है मरीज को सीधा या चित्त लटाकर, अर्थात पीठ के बल लटाकर। अब आज बात आती है तृतीय विधि की। तो तृतीय विधि है मरीज के साथ मुंह से मुंह लगाकर या नाक के साथ मुंह लगाकर। और अब बात आती है चतुर्थ विधि की, जो होती है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा या आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर द्वारा। चलिए अब इन सभी विधियों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रथम विधि की ओर। प्रथम विधि, इस विधि में क्या होता है कि जब इसमें श्वास देनी होती है तो रोगी के कपड़ों को सर्वप्रथम ढीला किया जाता है और यदि आवश्यकता होती है तो उसके कपड़ों को उतार भी दिया जाता है। इसके अनुसार जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रोगी को छाती के बल लटाया जाता है या पेट के बल उल्टा लटाया जाता है और उसकी भुजाओं को आगे की तरफ फैलाया जाता है। रोगी के एक तरफ चित्रानुसार वीरासन बनाकर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को उसकी पसलियों में इस प्रकार की आकृति बनाते हैं कि दोनों अंगूठे मिल जाएं, अर्थात पसलियों को अपने हाथों के द्वारा दबाते हैं और अपने घुटनों पर वजन देकर अपने शरीर के जो वजन है उसको हाथों से पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। यह दबाव केवल 2 या 3 सेकंड के लिए बनाया जाता है और फिर दबाव जो होता है 2 या 3 सेकंड तक हटा दिया जाता है। इस प्रकार की क्रिया करने से रोगी के जो फेफड़े होते हैं उनमें श्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस क्रिया को 1 मिनट में लगभग 5 से 20 बार दोहराया जाता है। ऐसा करने से रोगी को बचाया जा सकता है। यह विधि सेफर विधि कहलाती है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी विधि की ओर, जिसे हम सिल्वेस्टर विधि के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम किसी रोगी का सामने का हिस्सा जल गया होता है या उसके सामने के हिस्से में घाव हो जाता है तो उसे हम पीठ के बल लटाकर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पीठ के बल लटाकर उसके सिर के नीचे तकिया या कोई नर्म कंबल रख देते हैं, जिससे कि उसके सिर का जो भार होता है वो तकिए या नर्म कंबल पर आ जाता है और उसका जो सीना होता है वह कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर नीचे हो जाता है। इस विधि जब होती है तो इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वह जो रोगी के सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर रोगी को दोनों बाहों को कलाइयों से पकड़कर सिर के इर्द गिर्द नर्म तकिया लगाता है, और दूसरा उसकी छाती के ऊपर लगभग 2-3 सेकंड के लिए बल का प्रयोग करता है। इस क्रिया को लगभग 30 से 35 मिनट तक किया जाता है और दूसरा व्यक्ति रोगी की जीभ को बाहर की तरफ खींचता है, जिससे कि वायु को अंदर जाने के लिए मार्ग मिल सके। जब यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं वह सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और श्वास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कंधों के नीचे तकिया रखने से श्वास की प्रक्रिया अंग पूरी तरह खुल जाते हैं और इस विधि को तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि रोगी प्राकृतिक श्वास लेने के योग्य नहीं हो जाता। तो अब हमारी आती है तीसरी विधि। यह विधि 2 प्रकार की होती है। पहली रोगी के मुंह से मुंह लगाकर और दूसरी होती है रोगी की नाक से मुंह लगाकर। अब बात करते हैं प्रथम विधि की, रोगी के मुंह से मुंह लगाकर।
इस विधि में क्या होता है, रोगी को जो तुरंत राहत देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को शुरू करने से पूर्व रोगी का मुंह अंदर से साफ किया जाता है किसी भी नर्म कपड़े से, और उसकी जीभ को पकड़कर 2-4 बार अंदर बाहर किया जाता है एवं गले को नर्म किया जाता है, क्योंकि जब विद्युत का झटका लगता है तो रोगी के जो जबड़ा होता है उसमें कसावट आ जाती है और उसका जो गला होता है वह सख्त हो जाता है। यदि दांत आपस में कसे हों तो धीरे धीरे जबड़ों को खोला जाता है और रोगी के मुंह पर साफ रूमाल रखा जाता है। पहले या स्वयं गहरी सांस लेकर रोगी के मुंह पर अपना मुंह रखकर उसके फेफड़ों में हवा भरी जाती है। इस प्रक्रिया से जब रोगी की छाती ऊपर उठने लगती है तब शीघ्र ही अपना मुंह रोगी के मुंह से पृथक किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर की हवा को बाहर निकाला जा सके। इस क्रिया को पहले तो शीघ्रता से किया जाता है और कुछ देर बाद 1 मिनट में 15 से 20 बार किया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक कि जो रोगी होता है या मरीज स्वयं सांस लेना प्रारंभ नहीं कर देता। अब बात करते हैं तृतीय विधि की, दूसरी विधि की, रोगी की नाक से मुंह लगाकर। यह विधि प्राथमिक उपचार के लिए काफी लोकप्रिय मानी जाती है। इसमें रोगी के मुंह को एवं नाक को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। तत्पश्चात उसकी जो गहरी सांस खींचकर अपने मुंह को रोगी की नाक से लगाया जाता है और हवा उसके फेफड़ों में भर दी जाती है। इसके बाद शीघ्रता से अपने मुंह को हटा लिया जाता है जिससे कि हवा बाहर जा सके। शुरू में यह क्रिया तेजी से दोहराई जाती है और कुछ देर बाद 1 मिनट में 15 से 20 बार दोहराई जाती है। यह क्रिया करने के दौरान रोगी के मुंह के अंदर हवा भरते समय स्वयं का मुंह बंद रखना पड़ता है। अब बात करते हैं चतुर्थ विधि के बारे में। कृत्रिम श्वास देने के लिए श्वसन तंत्र का प्रयोग इस विधि में किया जाता है, इसलिए इस विधि को कृत्रिम श्वसन यंत्र विधि कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। इसमें रबड़ के वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो कि रबड़ वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं। हवा एक मास्क के माध्यम से रोगी के अंदर भेजी जाती है। इस यंत्र से प्राथमिक उपचार करने वाले को भी किसी प्रकार का रोग नहीं लग सकता। कृत्रिम श्वसन देना बहुत ही आसान होता है। रबड़ के वाल्व को 15 से 20 मिनट बार 1 मिनट में ऑपरेट करना चाहिए। इस क्रिया से आप आसानी से रोगी की मौत को मुंह से बचा सकते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाता है तो उसके बाद हमें उसका प्राथमिक उपचार किस तरीके से करना चाहिए। विद्युत का यदि झटका लग जाता है तो प्राथमिक उपचार हम उसका निम्न तरीके से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें विद्युत का जो मेन स्विच होता है उसे बंद कर देना चाहिए और व्यक्ति को विद्युत संपर्क से अलग कर देना चाहिए। व्यक्ति को बिजली से संपर्क से सूखी लकड़ी या रबड़ के जूते पहनकर ही छुड़ाना चाहिए, अन्यथा आपको भी विद्युत का झटका लग सकता है। सॉकेट को प्लग से अलग कर देना चाहिए और यदि ओवरहेड लाइन पर कोई इलेक्ट्रीशियन चिपक गया है तो तुरंत तारों पर लोहे की चेन को फेंक दें, जिससे कि तारों में आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की यदि बात की जाए तो यदि व्यक्ति झुलस गया है तो हमें क्या करना चाहिए। यदि कपड़ों से चिंगारी निकल रही हो तो उसे तुरंत बुझा देना चाहिए और यदि किसी शरीर के किसी भाग पर चाले पड़ गए हों तो उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, ना ही उन्हें किसी भी पदार्थ से फोड़ना चाहिए। घाव पर बर्नोल लगाना चाहिए और जले हुए रोगी को भागने एवं दौड़ने नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि व्यक्ति झटका लगने के बाद बेहोश हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।
ऐसी स्थिति में यदि रोगी की सांस बंद हो गई है लेकिन हृदय की धड़कन चल रही है तो हमें उसके हाथ की नब्ज को देखना चाहिए। यदि नब्ज सही तरीके से चल रही है तो उसको श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जो कि हमने अभी आगे पीछे देखा वीडियो में। पर तत्पश्चात उसके कपड़ों के जो बटन हैं उनको हमें खोल देना चाहिए। उसके बाद उसे आराम से लेटाकर देखना चाहिए कि उसके मुंह में कोई भी प्रकार की खाद्य सामग्री, सुपारी, जर्दा आदि तो नहीं है। यदि मुंह में कोई भी खाने की वस्तु है तो उसे निकाल दें एवं कृत्रिम सांस को चालू करें। इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक उपचारों के दौरान ही कार्यशाला से निकटतम अस्पताल से संपर्क किया जाना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस की सुविधा भी लेनी चाहिए एवं रोगी को शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि प्राथमिक उपचारों पर ही निर्भर न रहकर रोगी को शीघ्रता से डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके एवं समय पर आवश्यक सुविधाएं देकर रोगी की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।